हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जे 2025 हो या आरआरबी सीबीटी 2 हो या कोई भी ए जेई लेवल का सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन लेवल के पीवाईक्यू ए जेई लेवल पे पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियोस डेली अपडेट होती हैं, तो आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कांस्टेंट हेड पर परमेवेटर विद क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमें हेड कांस्टेंट हेड परमीटर दे रखा है, तो बेसिकली यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। कांस्टेंट हेड मेथड है। विद क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द फ्लो वाज टेकिंग अंडर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम शो करते हैं आई से, और आई क्या होता है? जो हमारा हेड लॉस अपॉन में लेंथ होता है। हेड लॉस अपॉन लेंथ को हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। तो आई की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है 60 सेकेंड्स में कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा कलेक्ट हुआ है? 600 सीसी। द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज। तो यहाँ से हमें दो रिलेशन पता होने चाहिए। एक रिलेशन होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। तो हम यहाँ से डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है? बोल रहे हैं 600 सीसी। 600 सीसी आप कितने टाइम में कर रहे हो? 60 सेकंड्स में कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से हमें क्यू मिल गया, और हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू किया। तो अगर हम बात करते हैं, क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है 600 अपॉन 60। ए की वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है। आई की वैल्यू हमें दे रखा है 0.5। एरिया हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी है, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो क्या आ रहा है? 600 अपॉन में 60, और नीचे ये 5 आ जाएगा। ये हमारे के की वैल्यू है। ये कैंसिल हुआ हमारा कितने टाइम में? ये कैंसिल हुआ हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 आ गया, और यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a soil has a coefficient of permeability of 0.040 mm per second। तो मुझे k की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है। तो k की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हमें दे रखा है 0.04, भी नहीं होगा, तो 0.040 पर सेकेंड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन द इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस आर गिवन। एक हमें दे रखा है 8 मिली पॉइज, एक दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे 8.5 मिली पॉइज। तो बेसिकली मुझे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ठीक है, हमें ये बात पता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर के जो डेंसिटी होती है उसके, और जो हमारे विस्कोसिटी होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल गई कि K1 अपॉन K2 अगर मैं कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के इक्वल होगा। बस, तो हमें कुछ नहीं करना। वन कितना हो जाएगा? K1 हमने अगर इसको माना 0.040 हमें दे रखा है। K2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें 30 सेल्सियस पे हमें दे रखा है, 30 सेल्सियस पे दे रखा है हमें 8। तो 8 नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा 8.5। 8.5 हमारा ऊपर आ जाएगा। तो बस इसको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K2 क्या हो जाएगा? 0.040 में आप मल्टीप्लाई कर दो 8, और डिवाइड कर दो आप इसको 8.5 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी निकल के हमारी अप्रोक्सीमेटली 0.0376 mm पर सेकेंड। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परमानेंट विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या है? हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं वो होता है हमारा, अगर हम कोई कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर डायरेक्टली साइन लगाते हैं तो गामा अपॉन म्यू, फिर ई क्यूब अपॉन 1 + ई, और याद रखना है यहाँ पर हो जाता है डी स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो जो हमारी यूनिट वेट्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी उस पर डिपेंड करता है, वॉइड रेशियो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारी जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दोनों आप देख सकते हो, विस्कोसिटी यूनिट वेट दोनों पे ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यूनिट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारी विस्कोसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज।
तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दे रखा है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दे रखा है और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में दे रखा है तो जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो तो हमको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ यहाँ पर आ जाएगा हमारा (10⁻⁵). तो यहाँ से 10⁻⁵ तो रूट के बाहर ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा। और 2 इंटू 8 क्या होता है 16, 16 किसका होता है 4 का, तो बेसिक 4 इंटू 10⁻⁵ meter per second will be the correct answer of this question. That means the correct answer of this question. Let's move to the next question. Next question है हमारा, a horizontal stratified soil deposit consists of 3 layers uniform in its। तो हमारे पास 3 लेयर हैं, 3 horizontal stratified हमें दे रखा है। ये आगे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटीज ऑफ दीज 3 लेयर। तो हमें K1 की वैल्यू दे रखा है, K1 की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻⁶, K2 की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10⁻⁻�6 और K3 की वैल्यू है हमारी 10 इंटू 10⁻⁻�6। और हमें K1 K2 की दे रखा है, दे रखा है Z1 की हमें दे रखी है 6, Z2 की 4 मीटर, Z3 की हो जाएगी 10। यहाँ पर इफेक्टिव निकाल परमेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोल रहा है, जो हमारा इफेक्टिव है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाता है K1 Z1 प्लस हमारा K2 Z2 प्लस हमारा K3 डिवाइड कर देंगे 1 प्लस Z। जस्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू पावर -6 और Z1 की वैल्यू थी हमारी 6 प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर 50 इंटू पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे प्लस फिर आएगा टू द पावर -6। बस आपको उसको सॉल्व करना है ऊपर, और 6 प्लस 4 10 होता है, डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, 1.74 इंटू 10 पावर -5 पर सेकेंड, या फिर इसको हम और क्या लिख 17.4 इंटू 10 टू द पावर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स A constant head permeability test was run on sample length हमें दे and the 60 centimeter square cross section है, वैल्यू दे रखी, porosity was 40% under a constant head of 30 centimeter। हमें हेड की वैल्यू दे रखी है, हेड की वैल्यू, डिस्चार्ज बोल रहा है कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब 18 सेकेंड। तो मैं यहाँ से डिस्चार्ज में कर सकता हूँ। बोल रहा है वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी फाइंड, हमें पता है सीपेज वेलोसिटी, तो मैं पोरोसिटी से वेलोसिटी मिल, पर सबसे पहले तो नॉर्मल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। हमें पता है क्यू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम गिवन है 45 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 18 सेकेंड। तो हमारा क्यू हो गया, इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, किया के इक्वल करेंगे। तो हमें ये बात पता है कि किया के इक्वल करते हैं तो यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप एरिया जो है बेसिकली तो एरिया से डिवाइड करोगे तो यहाँ से नॉर्मल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो 45 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो ये किया के इक्वल होता है। और हमें ये बात भी पता है कि V इज इक्वल टू KI होता है। तो डायरेक्टली एरिया से भी डिवाइड कर दो, एरिया से भी डिवाइड कर दो, तो यहाँ से V निकल के आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल के आती है 0.0416। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे VS तो हमारा जो सीपेज वेलोसिटी है वो इस वैल्यू को जो 45 अपॉन में 18 इंटू 60 है, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 0.4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पोरोसिटी से भी डिवाइड करने का पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 10.42 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, यहाँ से वॉल्यूम डिस्चार्ज निकाला, डिस्चार्ज में एरिया को डिवाइड किया तो हम वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को पोरोसिटी से डिवाइड किया तो हमें सीपेज वेलोसिटी मिल गई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एलन हेजन फॉर्मूला द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर यूनिफॉर्म सैंड इज गिवन बाय। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलन हेजन्स फॉर्मूला होता है वो बोलता है C और ब्रैकेट में आता है D10 का होल स्क्वायर, D10 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स
ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो हमारी वेराई करती है 100 से लेके 150 के बीच में। जो सी की वैल्यू है वो वेराई करती है 100 से लेके 150 के बीच में। और जो D10 है वो हम हमेशा सेंटीमीटर में लिख के चलते हैं। D10 जो है हमारा वो सेंटीमीटर में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following indirect method for calculating sufficient coefficient of permeability, मतलब K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन K C/D10 का होल स्क्वायर। तो अभी जस्ट हमने देखा एलन का जो हमारा एलन-हेजन फॉर्मूला जो कहता है कि K इज इक्वल्स टू C/D10 का होल स्क्वायर। वहाँ पे जो C है उसकी वैल्यू 100 से 150 के बीच में वेराई करती है एंड D10 इज इन सेंटीमीटर। तो हमारा C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट लोडिंग टेस्ट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन या फिर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जो प्लेट लोडिंग टेस्ट होती है वो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो गया, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी हो गया, कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज की जाती है। तो ये सब चीजों को इंटरमीडिएट सेटलमेंट को देखने के लिए हम प्लेट लोड टेस्टिंग को करते हैं और ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ग्रेवल्स आर हाईली परमिएबल वाइल जो हमारी स्टिफ क्ले होती है इज लीस्ट परमिएबल। तो सही बात है, क्ले में जो है ना, क्ले के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है, मतलब पोरोसिटी ज्यादा है तो वॉइड ज्यादा है, मतलब वाटर को कंटेन करने की, होल्ड करने की क्षमता क्ले की ज्यादा है। लेकिन जो ग्रेवल्स हैं इनमें परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। आगे बोल रहा था मटेरियल हैविंग कंटिन्यूअस वॉइड इज कॉल्ड परमिएबल। जिनके पास कंटिन्यूअस वॉइड होते हैं क्या, उन्हें परमिएबल बोला जाता है। यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो ग्रेवल है वो हाईली परमिएबल होता है, बिल्कुल सही बात है, उससे वाटर ज्यादा सीप कर जाता है इन कंपेयर टू क्ले। और जो कंटिन्यूअस वॉइड्स होते हैं उसी को परमिएबल बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ग्रेवल के हाईली परमिएबल होने का रीजन ये नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ होमोजीनियस अर्थ डैम हैविंग 52 मीटर हाई। तो 52 मीटर हाई है, 2 मीटर का फ्री बोर्ड है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हेड कितना हो जाएगा, हेड ऑफ वाटर की बात करें तो 52 में हम 2 मीटर माइनस कर देंगे, फ्री बोर्ड माइनस कर देते हैं, तो हेड हो जाएगा हमारा 50 मीटर। आ फ्लो नेट वाज कंस्ट्रक्टेड एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। तो हमको नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दे रखे हैं, मतलब एनडी की वैल्यू दे रखी है 25, नंबर ऑफ फ्लो चैनल दे रखा है, मतलब एनएफ की वैल्यू दे रखी है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ। तो बेसिकली स्मॉल क्यू की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। स्मॉल क्यू होता है हमारा के एच एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, के की वैल्यू हमको दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हमारा के हो गया। एच की वैल्यू की बात करते हैं, एच हमारा हो जाएगा 50। अगर हम एन एफ की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा 25। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 5 5 25 एंड देन 10। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें जाए तो यहाँ पर 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को, ये तो ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू to the power minus 4, 5 into 10 to the power minus 4, that means the option is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ फ्लो नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। तो हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन को वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्यों बिल्कुल कर सकते हैं। पोर वाटर प्रेशर हम पता कर सकते हैं, तो पोर वाटर प्रेशर हम सीपेज प्रेशर भी बोलते हैं, बिल्कुल इसको भी हम पता कर सकते हैं। तो सीपेज प्रेशर भी हम पता कर सकते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। पर क्या परमेबिलिटी पता कर सकते हैं, परमेबिलिटी पता नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो अपलिफ्ट प्रेशर जो है उसको पता कर सकते हैं, तो परमेबिलिटी को हम पता नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है हमारी, वो अगर हम यूनिटी दे रखें, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1, देन द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट, the ratio of flow across unit area of the soil is called, so basically equals to v directly proportional to I, where v is equals to ki। ये होता है। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा I की वैल्यू वो 1 हो गया और फ्लो रेशियो ऑफ
फ्लो अक्रॉस पर यूनिट एरिया, मतलब जो हमारा फ्लो अपॉन एरिया, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो हमारे यहाँ पता चल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब के जो परमेबिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उसके बराबर हो जाता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट हैज 3 लेयर हमें दे रखी है of thickness z1 is equals to 2, z2 is equal to 3, z3 is equal to 1 and the corresponding permeability are k1 k2 2 units respectively। तो k एवरेज की फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बेसिकली k एवरेज की वैल्यू की बात करें, मतलब वर्टिकल की बात करें, तो वो बोलता है z1 प्लस z2 प्लस z3 और अपॉन में क्या आ जाता है हमारा z1 अपॉन k1 प्लस z2 अपॉन k2 एंड द लास्ट z3 अपॉन, यहाँ पर अगर हम बात करें z1 क्या हो जाएगा प्लस 3 अब 6, ये हमारा आएगा 2/1 प्लस में हमारा अपॉन 3 प्लस में हमारा 1/2 1/, वेल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारा आएगा, ऊपर आएगा हमारा 6, नीचे आ रहेगा 2 प्लस 1 प्लस 0.5 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 3.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 1.75 दैट इज वेरी मच इक्वल्स टू किसके अप्रोक्सीमेटली है 2 के अप्रोक्सीमेटली। दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेराइज। तो हमारा जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है, जो कि अभी हमने ये रिलेशन देखा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा जो विस्कोसिटी होता है E/1 प्लस ई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। तो जो हमारा जो साइज ऑफ ग्रेन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन। तो ग्रेन साइज के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर द पार्टिकल डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम। जो पार्टिकल की डायमीटर होती है स्टोक्स लॉ कहाँ से कहाँ तक वेराई करता है, या तो 0.2 से लेके 0.0002, 0.2 से लेके 0.4, या फिर 0.0 से लेके 0.2, या फिर 0.4 से लेके 1 तक हमारा वेराई करता है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 0.2 से लेके 0.0002 तक हमारा जो स्टोक्स लॉ है वो वेराई करता है। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, वो बोलता है कि जी डी स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा रो एस माइनस रो डब्ल्यू, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आता है 18 म्यू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको g-1 रो डी स्क्वायर g-1 रो जी डी स्क्वायर और अपॉन में आ जाता है हमारा 18 म्यू। इस तरीके से हम क्वेश्चन में जो हमारा स्टोक्स फॉर्मूला इसको यूज करते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ग्रेन साइज ऑफ सॉइल। तो अभी हमने जस्ट देखा कि परमेबिलिटी इंक्रीज होती है अगर हमारे साइज का, जो हमारी परमेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। इसका मतलब अगर हमारा साइज, ग्रेन का साइज ग्रेटर होगा तो परमेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा फैक्टर परमेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर आप देखो पोर प्रॉपर्टीज करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोर वाटर प्रॉपर्टीज EQ/1 प्लस ई और डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ग्रेन साइज पे भी करता है, वॉइड रेशियो पे भी करता है, पोर फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे भी करता है। इसका मतलब किससे इफेक्ट नहीं होता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल से इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को करना है कि अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ फॉर लेमिनार फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल द रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये रेट ऑफ फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, द स्क्वायर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।